दुनिया में जो कुछ बना है वो हमारे लिए ही तो है। जब किसी और का उस पर अधिकार हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता? आप भी तो उसके लिए बने। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संकल्प की शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। यदि वो नहीं है, करूं कि नहीं करूं, फिर तो कोई मतलब नहीं है। फिर तो अपने राजस्थानी में कहावत है ना, रोते जाए वो मरे हुए की खबर लाते हैं। इसलिए उनसे किसी और अच्छा कुछ करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बहुत सी बार ये चिंतन होता है, अपने एक बहुत सामान्य सा कोटेशन है कि कुछ पाने के लिए, मैं इसको बिल्कुल डिनाई करता हूं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता। ये सोचना पड़े, खोने को क्या है हमारे पास में? आपने क्या प्राप्ति कर ली अब तक जो खोने के लिए आए हो? ऐसा क्या है बताइए, विचार करें थोड़ा सा। हम खोने के लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं, हमें तो प्राप्त करना है, और वो प्राप्त करना है जहां से जो मिल जाए उसको प्राप्त करना है। लेकिन लक्ष्य हमारा तय है, उसकी तरफ चलते हैं। नेपोलियन हिल एक विद्वान है, उनका एक कोटेशन है कि मनुष्य ने जिस चीज की कल्पना की और जिस पर विश्वास किया, यदि दो चीजें आपको लगती है, आपने सोचा कि यह कल्पना आपके दिमाग में आई कि ऐसा काम हो सकता है, और जिस पर आपको विश्वास हुआ, तो फिर आप उसे प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए असंभव है ही नहीं। यदि आप उसकी कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो फिर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपने तय किया, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। जब ये आपने तय किया, घर से परिवार से आपके पास में डिग्रियों का थैला भर के आ गया, तो विचार करें। देखो, कटु सत्य भी बोलना चाहिए। आज कोचिंग में संपत सिंह जी को जितना सुनते हैं, मैं तो कॉलेज एजुकेशन में हूं ना, हम रोज पढ़ाते हैं, आप हमारे पास से ही आए हैं ग्रेजुएशन करके। गवर्नमेंट कॉलेज डीडवाना में हमने एक प्रयोग किया, हमारे साथियों ने मिलकर के हमने कहा कि जो जो गांव से बच्चे आते हैं, गांव से निकले हुए आदमी साहब पैदल चल करके 7 किलोमीटर पैदल रोज कॉलेज गए, स्कूल गए हैं, फिर घर आए हैं, और घर पे भी घर वाले ताला लगा के रखते तो खेत गए हैं, उनके साथ में काम करके फिर शाम को घर आए। इसलिए पीड़ा होती है कि मेरे गांव का आदमी, मेरे गांव के बच्चे बच्चियां दुखी नहीं हो, इसलिए इनकी क्या मदद कर सकते हैं। हमने कॉलेज में प्रस्ताव रखा, सारे बच्चों को कहा कि हम निःशुल्क पढ़ाएंगे ग्रेजुएशन के दौरान, हिंदी, अंग्रेजी, जीके, इनकी क्लासेज लगाएंगे, सामान्य विज्ञान की, आप तो आइए। लेकिन आप जानते हैं, मुफ्त की खीर कोई खाना, उनको लगता है कि इनका कोई न कोई स्वार्थ है, मुफ्त में कौन करेगा। क्योंकि आज मानसिकता ये हो गई, बहुत सी चीजें नैरेटिव हो जाते हैं ना दिमाग में। आज एक लड़का और लड़की दो सामान्यतया सड़क पे जा रहे हैं, क्या किसी के मन में आ सकता है कि बहन भाई जा रहे हैं? इतने मानसिक, बाड़मेर जैसलमेर, जब रिजेक्ट वाली सूची में देखा, मैंने कहा जी इनमें आपने कुछ कारण तो लिखा नहीं, रिजेक्ट क्यों कर दी साहब? लेकिन मूल रूप से देखना यह है कि राजस्थानी वो भाषा है जिसने घोषित, और हमने उसमें स्वीकृति दे दी, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, और इस दौड़ में आगे निकल सकते हैं। इसका सदुपयोग करें, सुई से कपड़ा सीधा घोषित कर दिया जाएगा। उस राजस्थानी का जो प्रारंभिक स्वरूप है, आज भी हम राजस्थाना है राजभाषा के रूप में, तब हिंदुस्तान में हिंदी को जो आगे बढ़ाना है राजभाषा के रूप में, तब हिंदी भाषी प्रदेशों की संख्या ज्यादा बतानी थी, और उस नाते हुआ यह कि आजादी के बाद में राजस्थान की राजभाषा हिंदी को किया गया घोषित, और हमने उसमें स्वीकृति दे दी, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, और इस शर्त पे, इस आश्वासन पे दी थी कि शीघ्र राजस्थानी को राजस्थान की राजभाषा घोषित कर दिया जाएगा। उस राजस्थानी का जो प्रारंभिक स्वरूप है, आज भी हम राजस्थानी की मान्यता को तरस रहे हैं, 8वीं अनुसूची में राजस्थानी नहीं है। उसका नुकसान क्या हो रहा है, आपकी युवा पीढ़ी को कुछ पता लग रहा है? केरल राजस्थान से 10वां हिस्सा है, लेकिन वहां की भाषा आईएएस परीक्षा में है, संविधान में मान्यता प्राप्त है, इसलिए राजस्थान से 10 गुना आईएएस केरल के हैं। पेपर अपनी भाषा में देते हैं। जो भाषा अपने घर में हम बोलते हैं, उसे बिना सोचे समझे भी बोल जाएंगे तो सही ही निकलेगा नाम, इसलिए वहां पर कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत कुछ सीखने में जो दिमाग में भाषा विज्ञान कहती है, भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान पढ़ा ना, वो कहते हैं कि विचार जब बिंब के रूप में पैदा होता है तो अपनी मातृभाषा में होता है,
उसके बाद में ट्रांसलेट करते हैं, हम रूपांतरित करके आगे बोलते हैं। मैं हिंदी बोलता हूं तो राजस्थानी में विचार है मेरे मन में, उनको ट्रांसलेट कर रहा हूं आपके सामने। इसलिए जब राजस्थानी बोलते हैं तब लगता है कि हाँ, मौलिकता क्या होती है, विचारों को किस रूप में बिना सोचे समझे भी बोलेगा आदमी तो आगे बढ़ता चला जाएगा। उस राजस्थानी का प्रारंभिक स्वरूप है वो डिंगल है। अलग अलग नामकरण जिसकी भी बात आप पढ़ लेंगे किताबों में, लेकिन मूल रूप से देखना यह है कि राजस्थानी वो भाषा है जिसने हिंदी को शौर्य के संस्कार दिए हैं। हिंदुस्तान की तमाम भाषाओं को शौर्य के संस्कार दिए हैं। हिंदी का संपूर्ण आदिकाल किसका है? सारे ग्रंथ कहां से पढ़ोगे? जिसको वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं, आगे जाकर के तो वो कहते हैं पिंगल ही पढ़िए साहब, डिंगल पढ़ने लायक नहीं है। कारण क्या है मैं बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि बीकानेर एकेडमी में, मैं तब कार्यकारिणी मेंबर था, पांडुलिपि समिति के संयोजक के नाते पांडुलिपियों को जब राज्य सरकार की सहायता देनी होती है तो वहां पर डिंगल की 2 पांडुलिपियां आ गई। अब आधुनिक राजस्थानी के रचनाकार उस समिति में होते हैं, सिलेक्ट करने वाली में, कि चयन करना है कौन कौन सी रचनाएं छपनी चाहिए। उन्होंने डिंगल की दोनों कृतियों को रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास में जब सारी सूची आई तो मैंने देखा कि रिजेक्ट वाली सूची पहले दे दो भाई, देख लेते हैं, बाद में तो सिलेक्ट की सूची देखेंगे। जब रिजेक्ट वाली सूची में देखा, मैंने कहा जी इनमें आपने कुछ कारण तो लिखा नहीं, रिजेक्ट क्यों कर दी? साहब समझ में को नहीं आई। तो ये समस्या आपकी है कि लिखने वाले की है? लिखने वाले की समस्या नहीं है ना, समझ नहीं आती तो मेरे ज्ञान में अपूर्णता है, मुझे नहीं आता। मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, फिर सुन लीजिए। तो कहा ये तो सबसे श्रेष्ठ है तो पहले ले लीजिए। तो अब समस्या यह है कि उस डिंगल ने, जब हम लोगों को पढ़ना लिखना शुरू करवाया गया, 500 साल तक राजकाज की भाषा रही है डिंगल। और इस डिंगल ने संस्कृत के बरक्ष में खड़े होकर के अपने छंद बनाए हैं। जो संस्कृत में छंद है उन छंदों को तो लिया ही, उसके साथ में अपने नवीन छंद बनाए। अपने लिए डिंगल के लोग ही ऐसे हैं जो अपने लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाते हैं और हर चेक पोस्ट में खुद खड़े होने की, आप बैठिए, आ जाए, आगे आ जाए, बोले, प्रयास करते हैं कि हम अपने लिए कैसे और कठिन स्तर बना सकते हैं। वर्ण सगाई नाम सुना आपने? वर्ण माने वर्ण, सगाई माने संबंध। कैसे करें कि, और उसका आधार क्या है? श्रुति परंपरा रही ना हमारी। उस श्रुति परंपरा में याद रखने के लिए सबसे पहला जो सहायक स्रोत है वो वर्ण सगाई है। छंद याद करने में सहूलियत होती है, क्योंकि जो रचनाकार जानता है, जो पाठक जानता है कि डिंगल की गतिमति क्या है, वो उस छंद को जब याद करता है तो उसे मालूम होता है कि जिस वर्ण से शुरुआत हुई है उसी वर्ण से अंतिम शब्द आना, यदि उत्तम मेल है तो। इसलिए उसको याद बहुत अच्छे से होता है। तो उस डिंगल को लेकर के जब छंद लिखे गए, डिंगल का एक गीत अपना अलग, राजस्थानी के डिंगल कवियों ने अपनी अलग पहचान बनाई और उन्होंने डिंगल गीत छंद एक अलग अपना बनाया। और उसके 91 भेद तो रघुनाथ रूपक गीतारों में मनसाराम जी गिनवाते हैं। 120 तक के भेद उसके प्राप्त हैं। अलग अलग किस रूप में लिखना है, विषय के अनुरूप कैसे लिखना है, ऐसे राजस्थान के उन कवियों ने काम किया। 1400 साल का इतिहास हमारे पास में है। वो छंद हैं हर विधा के। मात्र वीर रस की भाषा नहीं है डिंगल। कोई कह दे उसमें सिमटा करके छोड़ दें, भक्ति में जाके देखें भक्ति की भागीरथी कैसे बहती है उसमें। नीति निर्देशन तो कहना क्या है, आप देखेंगे नीति और संबोधन काव्य में तो राजस्थानी के बराबर में, डिंगल के बराबर में हिंदुस्तान की कोई भाषा नहीं आ पा रही। इसलिए उसको पढ़ने में, क्योंकि आप लोगों के लिए परीक्षा की तैयारी का विषय है, इसलिए अभी तो आपका लक्ष्य मात्र ये है कि आप अपनी उपलब्धि ये हासिल करें कि इसमें चयन हो जाए। इसके लिए जितना पढ़ना है उतना किताबों में लिखा वही पढ़ें, लेकिन इसको और ज्यादा तैयारी करने के लिए आप लोगों को डिंगल को सुनना पड़ेगा। डिंगल पढ़ने में पीतल और सुनने में सोना है। इसलिए पढ़ते हैं तब तो आपको लगेगा छंद को कैसे पढ़ें, आपको मालूम नहीं है छंद की, उसकी चाल मालूम नहीं है। इसलिए पिंगल और डिंगल 2 भेद राजस्थानी के 2 स्वरूप रहे। जो ब्रज मिश्रित है वो पिंगल है और जो खालिश राजस्थानी है वो क्या है? डिंगल है। एक डूंगरदान जी आसिया कवि हैं, उन्होंने डिंगल और पिंगल में तुलना की। राजस्थान के बहुत कवियों ने की। तो डिंगल और पिंगल के शब्दों में क्या है फर्क, कैसा?
वयण भला मृदु वाय का और जड्डा अखर जरिंद, वणीज पींगल वींदणी और वणियो डींगल वींद। अर्थ समझ में आ रहा है क्या? दो हसी दस सरल सुबह है। वयण भला मृदु वाय का, मीठे वयण जिसमें है, वर्ण मीठे, मीठी मीठी भाषा जो है वो ब्रज भाषा मीठी है ना। माई मोई सांकरी गली में मोही कांकरी गड़तू है, बोलते ना, मीठी मीठी भाषा। इसलिए वयण भला मृदु वाय का, इधर तो मीठे वयण है, और जडा अखर जरिंद, दूसरी तरफ क्या है? जरे 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 लठ पड़े जू, वो अक्षर जड्डे, मतलब वहां पर संयुक्त अक्षरों को लेना। पिंगल में जो वर्जनाएं हैं, डिंगल में वो श्रेष्ठताएं हैं। पिंगल वालों ने कहा कि ट ठ ड ढ ये वर्ण लेने नहीं है, संयुक्त वर्णों से बचना है, सत्त पत्त गत्त खत्त ये नहीं लेना है। वहां पर वो कहते हैं कि इससे कर्ण माधुर्य श्रुति माधुर्य में अंतर आता है। डिंगल वालों ने कहा इसी से आता है, इसलिए उन्होंने उन वर्जनाओं को हटाया। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि स्त्री कोमलांगी होती हैं, तो पिंगल को तो कहा ये बींदनी है, और डिंगल क्या है? वणीज पींगल वींदणी और वणियो डींगल वींद। तो डूंगरदान जी ने दोनों की तुलना की। एक कवित्व में आप प्रयोग देखें, डिंगल के कवियों ने कैसे कैसे प्रयोग किए। एक कवित्व में हर झड़ यानी एक पंक्ति, उसमें आधी पिंगल आधी डिंगल, वर्ण भी वैसे ही, भाव भी वैसे ही। ऋतु पावस के नभ बद्दर की धुनि में छिपी दद्दर की धुनिया, रण भेरी मृदंग नगारन नाद में त्यांद भी झल्लरी झंझनिया, कहे डूंगर यूं गज घंट ठनंक में कौन सुने अज टुनटुनिया, जह डींगल को डमरू डमके तह फीकी है पिंगल पैंजनिया। अर्थ समझ में आ रहा है क्या? ऋतु पावस के नभ बद्दर की धुनि, बरसात का समय है, पावस ऋतु ना। अर्थ भी डिंगल का समझना है तो शब्दों के साथ चलना। हम जो रोज बोलते हैं ना घर में, डिंगल उन शब्दों को कहीं इधर उधर नहीं करती है। ये जो लोग कहते हैं ना फीलर है डिंगल में, एक जगह फीलर नहीं मिल सकता डिंगल में कहीं किसी तरह से। ये के में से ते लगाने वाला परंपरा ही नहीं है। और वहां के डिंगल के छंदों में कहीं श्वास जहां लेना वहीं ले सकते हैं, यदि आपने इधर उधर ले लिया तो भी आपकी चुगली हो जाएगी। इसलिए ऋतु पावस के नभ बद्दर की धुनि, बरसात के समय में बादल की ध्वनि, ये तो क्या है? डिंगल। बादल गर्जना करते हैं ना। ऋतु पावस के नभ बद्दर की धुनि में छिपी दद्दर की धुनिया, उसमें दादुर बोलते हैं, वैसी वैसी कमजोर ध्वनि हो गई पिंगल। ऋतु पावस के नभ बद्दर की धुनि में छिपी दद्दर की धुनिया, रण भैरी मृदंग नगारन नाद में, ये डिंगल की शब्दावली ने। रण में नगारे बज रहे हैं, उनकी नाद हो रही है, उनकी ध्वनि हो रही है, वो डिंगल। तेंद भी झल्लरी झंझनिया, इधर झालर बज रही है। सुनने में झालर आपको मीठी लग सकती है, लेकिन इनके साथ अलग अलग उपयोग हैं अपने। तेंद भी झल्लरी झंझनिया, कहे डूंगर यूं गज घंट ठनंक में, गज के गले में लगा हुआ घंटा, उसकी ठनंक होती है। तेंद भी झल्लरी झंझनिया, वहां पर क्या होगा? कौन सुने अज टुनटुनिया, जब हाथी के घंटा बजता है, अज माने अजा बकरी, बकरी के बकरे के गले की वो टुनटुन कौन सुने? जह डींगल को डमरू डमके तह फीकी है पिंगल पैंजनिया, वह पिंगल की पैंजनिया पायलें फीकी पड़ जाती है। डिंगल उस समय उस दौर की भाषा है जहां पर आप देखेंगे तो जीवन मूल्य की ज्योति उसमें है। हम ये बार बार कहते हैं, जो जैन साहित्य है, उस जैन साहित्य की आध्यात्मिक ज्योति को लेवें, फिर संतों की सारी साधना को लेवें और जीवन मूल्य की ज्योति को लेवें तो डिंगल बनती है। जी सर, कुछ कहना? इसलिए उस डिंगल भाषा को पढ़ने के लिए आप लोगों को नजदीक जाना पड़ेगा गांव के। हम जिस भाषा को बोलते हैं उसको सुने, उस भाषा में लिखना पढ़ना शुरू करें। डिंगल के छंदों को पढ़ना अपने आप में अभ्यास का आधार हो सकता है। जो ये योग व्यायाम करते हैं ना, श्वास की साधना नहीं हो तो डिंगल का छंद पढ़ा नहीं जाता। और दुर्भाग्य ये है कि अब पढ़ करके सुनाएं किसको? जिस दिन ये भाषा तो पेट से जुड़ती है तब भाषाएं आगे बढ़ती है ना। ये दुविधा है कि हमारी एक भाषा हमारे सामने देखते देखते किस तरह से कमजोर पड़ रही है। यद्यपि उसके भीतर ही ताकत ही है कि वो धारा मंद हो सकती है, बंद नहीं हो सकती। ये तो चलेगा काम, लेकिन जिन लोगों को आपको युवा पीढ़ी को समझना है वो समझें, क्योंकि अभी तो आपको तैयारी करनी है। कभी डिंगल पर हम अलग से बात कर सकते हैं जब आप परीक्षा में सफल हों, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और उस दिन मुझे खुशी होगी जब आज आपके जो चेहरे देखे हैं, जब आपका रिजल्ट आए, हिंदी वाग्धारा का विज्ञापन छपे,
उसमें मैं देखूं कि ये बेटी यहाँ बैठी थी, वो भाई वहाँ बैठा था, उनके चित्र यहाँ पर आए हैं, वो चित्र यहाँ छपें और उसको हम अपनी वाल से शेयर करें, साझा करें कि हाँ इन बच्चों से हम भी मिले हैं। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको संप्रेषित करता हूँ। संपत सिंह जी, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। इतने युवा एक साथ हैं, आजकल कॉलेजेज में कक्षाएं उठ गई हैं, आपके पास में हैं, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य आप सुधारें। आप पर ये जिम्मेदारी है, ये बेटे बेटियां जिन्होंने घर से भेजे हैं, आपके भरोसे, हिंदी वागधारा के भरोसे, बड़े भाई के नाते आपकी ये जिम्मेदारियां हैं कि ठकुर सुहाती बात की बजाय जहां जहां लगे कि मेरा छोटा भाई बहन कहीं इससे ये भूल हो रही है, सावचेत करें। कड़वी बात वो कहता है जो अपना होता है, इसलिए कभी कभी इनको अकेले को बुला करके कुछ कहने का मन भी बनाए तो मुझे लगेगा कि मेरा आना सार्थक हुआ। गांव का आदमी हूं, इसलिए गांव के लोग जब आगे बढ़ते हैं, हमारे छोटे भाई बहन आगे बढ़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पूरा आज मेहनत करने वाले कोई नहीं है। ये जो कहते हैं ना 24 लाख भर रहे हैं, 25 लाख भर रहे हैं, 30 लाख भर रहे हैं, आधे लोगों को तो पता नहीं परीक्षा कब होनी है। मैं कॉलेज का उदाहरण देके बात पूरी करता हूँ। मेरा एक रिश्तेदार पटवारी है, उसकी पत्नी आ गई 2nd ग्रेड शिक्षिका। अब पुरुष क्या स्वभाव से लगता है कि यार पत्नी से थोड़ा आगे तो बढ़ना चाहिए, पहले तो पढ़ा नहीं, उसने फॉर्म भरा, मेरे पास आया, मामू सा फॉर्म भर दो। भर दे भाई, क्या करेगा, फर्स्ट ईयर करूं, थोड़ा ग्रेजुएशन तो करें, चलो भाई कर ले। अब परीक्षा के लिए फॉर्म भर दिया और विषय क्या लिए वो तो वही जाने ना। अब क्या हुआ कि एमडीएस यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं संपत सिंह जी 8 फरवरी से शुरू हो गई। रोज परीक्षा, बोर्ड की परीक्षाएं आपकी स्कूल की होती है वो मार्च में शुरू होती है। अमूमन मार्च में ही कॉलेज की परीक्षाएं होती है, लेकिन उस समय ज्यादा थे, 8 फरवरी को शुरू कर दी। अब बंदा मेरे पास में 1 मार्च को आता है, प्राइवेट थे वो, तो प्राइवेट वालों की पहले निपटा देती है यूनिवर्सिटी परीक्षा। आए, मामू साहब वो 1 वीक सीरीज लाऊं, पासबुक लाऊं। अच्छा यूं, मैंने कहा कुछ भी मतलब कि कुछ भी कैसे नहीं लाऊं, पढ़ना तो है ना मेरे को। अब नहीं पढ़ना, अगले साल पढ़ना, तेरी परीक्षाएं हो गई। ऐसे कोई होता है क्या भाई, 3 सब्जेक्ट से तेरे तीनों की हो गई, अब तू क्या करेगा बता ला करके। आधे लोग तो ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है परीक्षा कब देनी है, कैसे तैयारी करनी है। इसलिए आप ये माने कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही कंपटीशन है कि आपको 2, 4, 5, 10 को तो पीछे करना ही पड़ेगा, इतना तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दें, लिखना शुरू करें, नोट्स बनाना शुरू करें, आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं, एक ही आराध्य है, उसका नाम लेते हैं, इसलिए वो आपके साथ में रहें, आपको सफलता दें, वांछित सफलता आपको मिले, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो, एक मुक्तक जो आपने कहा वही सुना दूं। चलो, जब जिसके पास में जो होता है वो देता है, आपने सुनाया होगा कभी, इन्होंने कहा वापस सुनाओ तो मैं सुनाता हूं कि हो मंजू माली तो गुण माल गूंथ गूंथ पोय के प्रसून पुण्य प्रभु पे दिया करूं, और हो सुर ज्ञानी तो तन को तरानु साज सुर ताल भाव लय भक्ति के भरा करूं, हो धनवान नीकी वस्तु को नजर करूं, हो फनवान तो फन पे जीव मरूं, जब एक भी न अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान कियो, तो भावों के सिवाय अब भेंट ही कहा करूं। भावनाएं हैं वो आपको भेंट हैं। एक कविता सुना देता हूं फिर समय आप लोगों के हिसाब से ही मैंने आज सोचा था कि आपने कहा था एक कविता, मैंने अपने मित्रों को, सबके साथ में कहीं न कहीं संघर्ष होता है और लोग ये कहते हैं बस अब रुक जा यार, तू छोड़, तेरा काम तमाम हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे। जहां जहां ऐसा लगता है वहां मन में आता है कि नहीं यार कैसे हमें दौड़ना है अभी और आगे बढ़ना है। तो इस नाते एक कविता लिखी, दीपक। अब दीपक छोटा सा माध्यम है रोशनी का, लेकिन दीपक को कोई सूरज चांद तारे आंख दिखाए तो उसको कैसे जचेगा, वो अपना काम कर रहा है ना। इसलिए मैंने अपने आप को दीपक मानते हुए आप अपने आप को माने, एक कविता लिखी और उसका शीर्षक है कि सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। सूरज माने कि नहीं माने, मैं दीपक हूं और मेरा काम है जलना, क्योंकि सूरज को विश्राम की मिलती कैसे छूट, दिया अगर पीता नहीं अंधकार के घूंट। दीपक अंधकार के घूंट पीता है तब तो सूरज को विश्राम करने का अवसर मिलता है ना। इसलिए मैं दीपक हूं और अपनी बात कहता हूं, सुने
कि हो न हो कुछ असर फिर भी सत्य को कहता रहूंगा, हो न हो कुछ असर फिर भी सत्य को कहता रहूंगा, और सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। मैंने इसका फिक्र करता कौन कब क्या कुछ कहेगा। आप भी विचार कर लें। मैंने इसका फिक्र करता कौन कब क्या कुछ कहेगा। जंग जारी है तमस से था सदा आगे रहेगा। आस की हर आंख में मैं स्वप्न बन पलता रहूंगा, और सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। अगला है कि मैं आभासी रोशनी से मुल्क को छलता नहीं। आभासी रोशनियां बन गई ना, दिखावटी है कुछ नहीं। आजकल तो मोबाइल पे ही बाण भेज देते हैं, मोबाइल पे कार्ड आया, उसने फोटो खींच के बाण भेज दी। ले कैसे काम चलेगा भाई। मैं आभासी रोशनी से मुल्क को छलता नहीं, और खुद जुगनुओं की तरह खुद को बयां करता नहीं। जुगनू खुद करता है, टिम टिम करते हैं। मैं आभासी रोशनी से मुल्क को छलता नहीं, और खुद जुगनुओं की तरह खुद को बयां करता नहीं। मैं अंधेरों को खला हूं और फिर खलता रहूंगा। सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। और है यहां कुछ लोग जो आलोक से जलते सदा। आलोक माने प्रकाश, प्रकाश खुद जलता है लेकिन लोग उससे जलते हैं। है यहां कुछ लोग जो आलोक से जलते सदा। मैं भी जलता हूं मगर है अलहदा मेरी अदा। स्नेह बाती के सहारे तमस से तनता रहूंगा, और सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। जानता हूं मैं कि मेरे तल तमस का वास है। आरोप लगता है ना दीपक पर। जब हम लिखते हैं और एक शिक्षक लिखता है तो उसे सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लोग कहेंगे दीपक दिए तले अंधेरा, कहते हैं, लेकिन उसका तोड़ क्या है कि जानता हूं मैं कि मेरे तल तमस का वास है, किंतु आया जो शरण में वो चरण का दास है। जानता हूं मैं कि मेरे तल तमस का वास है, किंतु आया जो शरण में वो चरण का दास है। मैं सनातन संस्कृति पथ पर चला चलता रहूंगा। सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। और अंतिम, आपके साथ में भी ये परिस्थिति निश्चित रूप से होगी, आप अपने आप पे लें कि आज कल नाराज मुझसे कुछ सितारे ओ शशि। आपने उनकी बात नहीं मानी, और आप जिस उम्र में यहाँ पर तो नाराजगी के दौर पता नहीं कितने हो सकते हैं और क्या क्या हो सकते हैं वो आप ही जान सकते हैं। क्योंकि हम इस नाते हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, हम इस दौर से पहले आ गए। तो हमारे सामने ये परिस्थितियां नहीं आई। जब बच्चों से सुनते हैं, कॉलेज में बहुत बार बच्चियां आकर के अपनी समस्या बताती है, कुछ बच्चे आकर के बताते हैं, तो लगता है कि यार आप लोग बहुत वास्तव में किस लोहे के बने हो, कैसे कैसे सहन करते हो इन सारी चीज़ों को, कैसे मेंटेन करते हो, भगवान जाने। आजकल नाराज मुझसे कुछ सितारे ओ शशि। जानता हूं मैं मगर उनके जिगर की बेबसी। आजकल नाराज मुझसे कुछ सितारे ओ शशि। जानता हूं मैं मगर उनके दिलों की बेबसी। रोशनी का हूं मुसाहिब, रोशनी का हूं मुसाहिब, रोशनी करता रहूंगा। सूर्य माने या न माने दीप हूं जलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शुभ आभार।